क्या है फ्यूचर प्लान कांग्रेस का? शहर अनियोजित विकास का शिकार हो रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। दिन दहाड़े चौपर लेकर के लड़की, एक गुंजन लड़की थी, उसको काट दिया गया। फिर महिला अत्याचार के मामले में 7 शीर्ष राज्यों का नाम आ रहा है, उनमें एक दुर्भाग्य हमारा उत्तराखंड भी है। सर, मुद्दे क्या रखेंगे? मुद्दे तो भाजपा परोस रही है। और पलायन को रोकने के लिए जो पलायन आयोग बनाया है, पलायन आयोग तो खुद ही पलायन कर गया। सब भाजपा ही कहेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम यूनिवर्सिटी। कुछ घुसपैठी पहले अमित शाह लाते हैं, फिर मोदी जी लेकर के आते हैं, फिर सारे भाजपा ही घुसपैठी 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 घुसपैठी। आप ही का स्टेटमेंट था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है धामी सरकार। मिल गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मिल गई। अब पता चला उस धौलास के अंदर वो तो जमीन जो है सब हिंदू भाइयों ने खरीदी है। भाजपा के राज में आपको केवल बयान बहादुर होने की जरूरत है, बाकी बहादुरी तो वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। कि AI समिट में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या वो सही था? वो अब तो किसी मुद्दे पे भी आ जाए वो हारेंगे। सर, अंकिता भंडारी को क्या न्याय मिल पाएगा? अंकिता भंडारी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। कौन है ये VIP साहब? सर, सबको मालूम है। क्या आप CM चेहरा हैं? सर, आजकल तो आपको पाकिस्तानी जासूस भी कहा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द श्वेता शो में। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उत्तराखंड कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे शो में। नमस्कार। सर, सबसे पहले 2027 में अगले साल चुनाव है, क्या है फ्यूचर प्लान कांग्रेस का? हम 3 दिशाओं में काम कर रहे हैं। एक तो अपने संगठन को हम वार मोड में ला रहे हैं, चुनावी तैयारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरा, ये तैयारियां करते करते हम संघर्ष का बिगुल भी बजा रहे हैं। ओके। जनता के सवालों पर, लोगों के, नौजवानों के, महिलाओं के अत्याचार, विकास नहीं, पलायन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दों पर हम 16 तारीख को पहले एक विशाल राजभवन घेराव कर चुके हैं। इस सरकार को हम एक्सपोज कर रहे हैं जो जनता के सवाल है। और तीसरी दिशा हमारी ये है कि हम साथ साथ क्या है, हम केवल उनके नकारात्मक बिंदुओं पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम अपने सकारात्मक बिंदु भी लोगों के सामने ला रहे हैं। जैसे एक स्वाभाविक बात है कि 25 साल का जो उत्तराखंड है, इस 25 साल में 10 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है और करीब ये 15 साल अब भाजपा को होने जा रहे हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो लोगों को ये जानने का हक है कि तुलनात्मक रूप से वो देखें कि भाजपा ने क्या किया और कांग्रेस ने क्या किया। और हम क्योंकि चैलेंजर हैं, हम भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, तो हम लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमने इतना किया है 10 साल के अंदर, यहाँ से आगे ये इस दिशा की तरफ अमुक बिंदुओं पर अमुक उन योजनाओं को लेकर के, अमुक सोच को लेकर के हम अगले 10 साल का 10 साल पीछे क्या किया और आगे 10 साल का कैसा उत्तराखंड बनाएंगे, वो खाका लोगों के सामने रखेंगे। तो ये 3 दिशाओं में आप लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं और सकारात्मक पहलुओं पे बात कर रहे हैं। सर, मुद्दे क्या रखेंगे जनता के सामने? देखिए, मुद्दे तो हम रखने वाले कौन है, जनता ने खुद ही देख रही है। बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई और बड़ा मुद्दा है, बल्कि अब तो ये कोड़ में खाज हो गई है। जो गैस के सिलेंडरों के इनके दाम बढ़ेंगे, फिर से 60 रुपए बढ़ गए हैं, दाम बढ़ेंगे। ये सब चीजें जो है कोड़ में खाज का काम करेंगे। उसी प्रकार से बेरोजगारी चरम पर है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, हमारा एरिया नौकरी ओरिएंटेड मेंटेलिटी लोगों की, लेकिन नौकरियां सूख गई हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं। और कभी नौकरियां निकलती भी हैं तो नकल माफिया उसको हड़प दे रहा है, सब छीन ले रहा है, हो ही नहीं रही, नियुक्तियां हो ही नहीं पा रही। और जो प्राइवेट सेक्टर था वो बिल्कुल सूख गया है। प्राइवेट सेक्टर में एक के बाद एक यूनिटें, इकाइयां बंद हो रही हैं या छटनी हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर
में छटनियां, सरकारी नौकरी में नई भर्तियां नहीं, तो बेरोजगारी चरम पर है। पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं सब शहरों में। तो शहर अनियोजित विकास का शिकार हो रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं। जंगली जानवरों का आतंक आज इतना जबरदस्त हो गया है कि घर में यदि बेटा कहीं बाहर नौकरी में है, छोटी भी नौकरी है, तो अपनी माँ बाप और पत्नी को, बच्चों को जो है वो वहां लेकर के चला जा रहा है, कह रहा ना घर पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो सब कुछ रहेगा। बाघ गांव में घुस गए, भालू गांव में घुस गए, सुअर गांव में घुस गए, बंदर तो पहले ही आतंकित किए हुए थे। इधर मैदानी क्षेत्रों में हाथी ये थे। खनन का हिसाब ये कर दिया है कि पूरा नदियां, गाड़, गधेरे खोद डाले गए। शराब तो एक नशा था ही था, इसके अलावा सूखे नशे का शिकार नौजवान हो रहा है, तो इससे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही आगे की तरफ। तो ये सवाल हैं। सड़कें दूसरी सरकारों की बनाई हैं, सड़कों के खड्डे नहीं भर पा रहे हैं। जो है नहरें जो खराब पड़ गई हैं एक बार, वो खराब ही हैं 10-11 साल से, उनकी मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकारों की बनाई हुई पेयजल योजनाओं को इन्होंने कहा हम हर घर में नल पहुंचाएंगे। नल तो पहुंचा दिया, लेकिन जल तो आ ही नहीं रहा है। जल आ ही नहीं रहा और बिल पहले आ गया है। तो बिजली के बढ़े हुए दाम और पानी के आसन्न बिल लोगों को और भयभीत करने का काम कर रहे हैं। जो महंगाई है, उसका आतंक है, वो और ज्यादा भयावह हो जा रहा है। तो इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई है। दिन दहाड़े चौपर लेकर के लड़की, एक गुंजन लड़की थी, उसको काट दिया गया। महिलाओं पर अत्याचार का मामला ये है कि देश के अंदर महिला अत्याचार के मामले में जिन 7 शीर्ष राज्यों का नाम आ रहा है, उनमें एक दुर्भाग्य से हमारा उत्तराखंड भी है। अंकिता भंडारी केस कितना, अंकिता भंडारी के से सिलसिला शुरू हुआ था और उसमें भी भाजपा के नेताओं के नाम सामने आए थे। उसके बाद सांतरसा से लेकर के हरिद्वार, उधर रुद्रपुर, कई जगह जो महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार की बातें हुई, उनमें भाजपा के लोगों के नाम आए हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये सब चीजें, ये सवाल ऐसे हैं जो सवाल चीख चीख करके कह रहे हैं, भाई अपोजिशन के लोगों कब इन पर लड़ाई लड़ोगे। लोग व्यग्र हैं इस समय, तो हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुद्दे तो भाजपा परोस रही है, बल्कि एक प्रकार से कहो उनके कुकर्मों और उनके अकर्मण्यता के कारण मुद्दों की बरसात हो रही है। किसान परेशान है। सर, आप लगातार बिजली की बात कर ली, आपने जल की बात की, सड़क की बात की, रोजगार, पलायन की बात की, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आती हैं, जो न्यूज़ में आती हैं, वो आता है मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, वो आता है मदरसे की बात, वो आता है नकल जिहाद की बात। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम की राजनीति करेगी, या वो विकास की राजनीति की बात करेगी? उनके मुद्दे क्या सिर्फ यही होने वाले हैं? उनके पास विकास की सोच है ही नहीं, उनके पास जन कल्याण की सोच है ही नहीं। आप एक मुद्दा बता दीजिए, एक जन कल्याण का मामला बता दीजिए जिसमें गरीब के, आम आदमी के हित के लिए या नौजवान या महिलाओं के हित के लिए भाजपा ने कोई काम किया हो। झूठ और फरेब जरूर किया है। अब बिहार के अंदर महिलाओं के खाते में पैसा डाला, अब वसूल कर रहे हैं, मतलब ठगी जरूर की है, कुछ नहीं। उसी तरीके से विकास की कोई विकास परक सोच है ही नहीं। किसानों के लिए कुछ किया ही नहीं। भाई कांग्रेस तो ये कह सकती ना, हमने हरित क्रांति लाए, श्वेत क्रांति लाए, दूसरी क्रांतियां लाए, और आज कांग्रेस ये कह सकती है हम कर्ज माफी भी लेकर के आए, लेकिन ये तो किसानों के लिए ना कुछ किया ही नहीं। सब पलायन आयोग बनाया तो है। ये तो कांग्रेस थी कि कांग्रेस के समय में जो है हमने जमीनों के अधिग्रहण की किसानों की जमीनों के मूल्य चौगुने कर दिए। उससे किसानों में स्मृति आई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चारों तरफ जो खुशहाली है आज किसानों में, उसमें बड़ा भारी योगदान कांग्रेस की सरकार के उस निर्णय का है जो जमीन के अधिग्रहण में जमीन की कीमतें बढ़ाई गई। तो ये है, तो इनके पास किसी को बताने के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं। तो ये अपनी अकर्मण्यता को जानते हैं, अपनी नालायकों को जानते हैं, इसलिए ये मुसलमान और पलायन को रोकने के लिए जो पलायन आयोग बनाया है, पलायन आयोग तो खुद ही पलायन कर गया। पहले
पौड़ी में उसका ऑफिस खोला इन्होंने, और बाद में जो है पलायन आयोग देहरादून आ गया। जो पलायन आयोग खुद ही पलायनित हो गया, तो वो क्या क्या पलायन की समस्या का समाधान होता है? किसी समस्या के कोई समाधान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए केवल मुसलमान के चारों तरफ घृणा, नफरत, विद्वेष की राजनीति को पनपाते हैं। एक बात बताओ, थूकने, कोई खाने में थूकता है, उसके लिए कानून है ना, आप उसको सजा दीजिए। आप थूक जिहाद की बात करने लगते हैं। उसी तरीके से सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है, उसमें चाहे मजार बना रहा है, कोई चीज बना रहा है, आप उसको आप कानूनन तोड़ सकते हैं, कानून है ना उसके लिए। उसी तरीके से हर चीज के लिए कानून है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, आप उनका उपयोग करिए ना। आप बताओ कि धर्मांतरण रोकने के लिए किस पर उपयोग किया आपने? थूक जिहाद में कितनों किया आप लेकिन क्या है कि ये हल्ला मचा करके ताकि लोगों के दिमाग को पॉल्यूट कर दिया जाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो चक्रव्यूह है, सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह, उसमें जनता अभिमन्यु की तरीके से मारी जा रही। कांग्रेस तो जो है, कांग्रेस है विपक्ष, तो जो है अभी और महाभारत लड़ लेगा, लेकिन जनता, गरीब आदमी अभिमन्यु की तरीके से चक्रव्यूह में जो सांप्रदायिकता का चक्रव्यूह एक खड़ा कर रहे हैं, उसमें मारा जा रहा है। लेकिन सर, जैसे आपने बोला कि वो बीजेपी है, हल्ला मचा के हिंदू मुस्लिम बात करके वो चुनाव अपने जीतते हैं, लेकिन इसमें विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष आखिर इतना कमजोर क्यों नजर आता है हमेशा? देखिए, कहीं कमजोर नहीं है। हम सत्य को सत्य की तरीके अपनी बात कहते हैं। अब हमने, जैसे मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला है, हाँ। मैंने पहले 50,000 इनाम घोषित किया। मैंने कहा भाई किसी कांग्रेसी का बयान दिखाओ, मेरा या किसी का भी दिखाओ, जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। किसी अखबार में छपा होगा, किसी यूट्यूबर ने रखा होगा, किसी पॉडकास्टर ने किया होगा, किसी और उसमें आया होगा, किसी अखबार में छपा होगा, कोई रजिस्टर्ड अखबारों में दिखाओ, मैगजीन दिखाओ, कहीं दिखाओ, दुनिया भर के कहीं लाओ। 50,000 देके फिर 1 लाख किया, बढ़ा कर फिर 2 लाख किया, फिर 5 लाख किया, अब 10 लाख कर दिया। और हाल में तो मैंने ये भी कह दिया, मैंने अपनी सारी संपत्ति कर दूंगा, तुम दिखा तो दो कहाँ है। मेरे एक साथी हैं प्रीतम सिंह जी, उन्हें कह दिया मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा, लाओ हमारा बयान दिखाओ। लेकिन भाजपा बयान नहीं दिखा रही है। मैं न्याय यात्रा निकाल चुका हूँ उसके खिलाफ, मंदिरों में दस्तक दे चुका हूँ, लेकिन भाजपा जो है आग बंद करके जो है झूठ बोलती है ना। सब भाजपा ही कहेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आंख बंद करके जो है आंख, वो चाहते हैं जनता भी आंख बंद करे। हम जनता से कह रहे हैं कि अपने भावना की किवाड़े खोलो, अब वास्तविकता को देखो। ये तुम ही पिस रहे हो, ये तुम्हारा ही शोषण कर रहे हैं, ये तो सत्ता में मौज में है, दिक्कत में तो आप हो। यदि आप चाहते हो आपके सवाल हल हो, तो इनको एक बार जमीन पर लाइए। और ये हिंदू मुसलमान, एक आप मुझे देख रहे होंगे पिछले कई सालों से, आप अखबार में हर जगह जहां चुनाव होता है, 1 साल पहले से घुसपैठी आ जाते हर राज्य में। कुछ घुसपैठी पहले अमित शाह लाते हैं, फिर मोदी जी लेकर के आते हैं, फिर सारे भाजपाई घुसपैठी। इनसे कोई ये तो पूछे 11 साल में कितने घुसपैठी तुमने निकाल कर बाहर किए, कितने बांग्लादेश में भेजे। यूपीए की सरकार के वक्त में हमने 27,000 लोगों को डिपोर्ट किया, भेजे, और प्रोसेस स्टार्ट की आसाम के अंदर, डिटेंशन कैंपों में उनमें रखे घुसपैठियों को। ये एक को डिपोर्ट नहीं कर पाए, एक को नहीं कर पाए। आंकड़े तो आजकल आते हैं, लेकिन घुसपैठी के नाम पर सत्ता जरूरी उन्होंने हथिया ली। तो कहीं घुसपैठी नहीं। कितने बांग्लादेशी पकड़े गए इसी दिल्ली के अंदर। परसों तक रोहिंग्या था, जब तक इसको अबदस नहीं हुए थे केजरीवाल या कांग्रेस हार ही नहीं थी। और जैसे ही चुनाव खत्म, तो अब रेखा गुप्ता जी विराजमान है, अब रोहिंग्या क्यों नहीं कह रहे भैया? कितने रोहिंग्या निकाले? रेखा गुप्ता जी को भी तो 1 साल हो गया ना, कितने रोहिंग्या डिटेक्ट हुए? कोई पूछे ना। योगी इतने सशक्त हैं, जिनके बुलडोजर तो लगता है न्यायपालिका से भी ऊपर है। तो उन्होंने कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी डिपोर्ट किए उत्तर प्रदेश से।
ये केवल घुसपैठिए, रोहिंग्ये आदि आदि सब बातें ये इलेक्शन टाइम पे निकलती हिंदू हैं। मुसलमान करने के लिए। और इस भारत में हमने रहना है, सबने साथ रहना है, हमारे गांव में साथ रहना है, मोहल्लों में साथ रहना है। हमसे कह रहे हैं तुम नफरत करो, हम नफरत करेंगे, सत्ता भाजपा को सौंपेंगे। आप ही का स्टेटमेंट था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गर्भ से पैदा हुई है धामी सरकार। हाँ, इतने आक्रामक होकर वो इस झूठ को सच साबित कर कर आप सरकार बना सकते हैं, तो क्या हरीश रावत जी या कांग्रेस इतने आक्रामकता के साथ अपने अपने सच को सच नहीं बता पा रहे हैं? इस मामले में तो हमने इतनी आक्रामकता कर दी, मैंने ये तक कह दिया, मैंने कहा भैया तुम दिखा तो दो, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। लेकिन करने में बहुत टाइम नहीं लगा दिया सर। छोड़ना तो छोड़ दो, मैं दुनिया छोड़ दूंगा। लेकिन क्या है, सारी भाजपा चुप चुप। पिछले दिनों जो है, एक धौलास में एक जगह है देहरादून के पास में, वहां कोई जमीन किसी ने खरीदी होगी, बनाई, तो ये लिखा एक भूखंड, और उसके साथ ही मुसलमान का नाम जुड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा मिल गई मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मिल गई। अब पता चला उस धौलास के अंदर वो तो जमीन जो है सब हिंदू भाइयों ने खरीदी है, और वो हिंदू भाई भी फौजी हैं, उसमें शिक्षक हैं। अब भाजपा को बिल्कुल साफ सूख गया है, चुप है। हाँ, ये जरूर है कि हमको धौलास को लेकर के इनको बेनकाब करने के लिए जो जबरदस्त मुहिम चलानी चाहिए थी, शायद आपके सवाल के बाद मुझे आभास हो रहा है कि शायद हमारी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम है। हाँ, और इंटेंसिटी भी कम है, फ्रीक्वेंसी अट्रैक्टिव ही ज़्यादा है, क्योंकि भाजपा के राज में आपको केवल बयान बहादुर होने की जरूरत है, बाकी बहादुरी तो वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। आगे काम तो किए हैं, ये तो काम तो देख ही नहीं इतने बड़े बहादुर हैं कि ट्रम्प इनको धमका करके सब इनका डम पीट रहा है जो है। तो ये इनके इसके में बयान बहादुर। सर आजकल तो आपको पाकिस्तानी जासूस भी कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? फिर जब हमने वो FIR दर्ज की और प्रदर्शन किया, तो इन्होंने अपने पेज से हटा के, इसका मतलब तुमने स्वीकार किया कि हमने गलती की। मैंने कहा भाई दिखाओ, यदि पाकिस्तानी जासूस हूँ तो ऐसे जासूस का स्थान तो जेल में होना चाहिए, गोली मारी जानी चाहिए उसको। मैंने कहा तुम तो मेरे खिलाफ लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हो। तो भाजपा सब कुछ कर सकती है। तो ये AI का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं कर सकती? देखिए, हम AI का इस्तेमाल करते हैं लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाने के लिए, क्योंकि AI के दुरुपयोग के खिलाफ हम दुनिया भर को सावधान करते हैं कि AI गरीब देशों का, गरीबों का शोषण करेगा, AI जो है नौकरी छीन लेगा, लोगों की नौकरियां छीन लेगा। हम कई तरीके के संरक्षणों की मांग कर रहे हैं और हम ही दुरुपयोग करने लग जाएंगे। मगर भाजपा बात तो करेंगे, AI सम्मेलन सबमिट करवाएंगे, लेकिन दुरुपयोग रोकने के लिए नहीं, बल्कि दुरुपयोग हम कैसे कर सकें, मतलब माल चीन का अपना कैसे बता सकें, ये इसके लिए AI सर AI समिट से एक बात और याद आई मुझे कि AI समिट में जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। मतलब वो मंच ठीक था वहां पे प्रदर्शन करने का? यदि वैश्विक मंच पर आपको कोई चीज सिद्धांतों गलत लग रही है, आपने अमेरिका के साथ पैक्ट किया, एक डील कर दी, वो डील हमारे किसानों के खिलाफ है, जो पोर्शन सामने आ रहा है। तो क्या क्यों ना प्रदर्शन किया जाए भाई? अमेरिका को उप विदेश मंत्री आकर के यहाँ कह रहा है कि खबरदार, तुमको अपने औकात में रहना होगा। हमने जो गलती चीन के साथ की, तुम्हारे साथ वो गलती नहीं करेंगे, मतलब तुमको महाशक्ति नहीं बनने देंगे। हमारी छाती पे आकर के कह रहा है, और हम चुप है। और चीन के माल को हम अपना माल बता करके जगहसाई करवाने का काम कर रहे हैं। तो इन चीजों के खिलाफ यदि कुछ नौजवान निकले और उन्होंने प्रदर्शन किया, यही गलत नहीं है। और मैं याद दिला दूं आपको, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे यहाँ, वो भी तो वैश्विक मंच था और खिलाड़ियों का मंच था, वैश्विक मंच। और सारी भाजपा, जिसमें सुषमा स्वराज जी भी सम्मिलित थी, नितिन गडकरी जी तो हैं आज भी, वो भी सम्मिलित थे। ये लोग सड़कों पर निकले थे और बैरिकेड फांद करके अंदर घुसे थे।
तो ऐसा थोड़ी है कि वैश्विक सवालों पर भाजपा ने हमारा विरोध नहीं किया है। जो हमसे कह रहे कि वैश्विक सवालों पर क्यों विरोध करोगे, तुम विश्व में जगहसाई करोगे तो हम विरोध नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। लेकिन सर बात भाजपा और कांग्रेस की नहीं है, बात है कि आप एक वैश्विक मंच पे अगर अपनी देश छवि ऐसे लेकिन लेके जा रहे दो हैं चीजें वो तो गलत हुआ ना। नहीं नहीं, दो चीजें सब आपको क्लियर समझनी पड़ेगी। देश देश केवल एक एक्टिविटी नहीं है, देश एक समग्रता है। समग्रता में यदि कोई चीज देश के इंटरेस्ट के खिलाफ हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना विपक्ष का धर्म है। उसके लिए यदि विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ आए हैं तो उनके सामने भी अपनी बात कहना हमारा धर्म है और हमने वो धर्म निभाया है। हाँ, अब क्योंकि सरकार और देश दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार एक मूविंग आइडेंटिटी है, हमारी त्रुटि है, हमारा बनाया हुआ आकार है सरकार। और यदि सरकार गलती कर रही है तो जो विपक्ष है वो आवाज न उठाए तो लोग कहेंगे सरकार तो बेकार थी, ये तो अपोजिशन भी बेकार है। तो हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। लेकिन सर जो भाजपा की सरकार है वो विपक्ष पे, स्पेशली राहुल गांधी पे लगातार कहते हैं कि ये सेना का मनोबल तोड़ने की लगातार कोशिश भी करते रहे हैं। सेना और भाजपा दो अलग अलग, देखो सबसे बड़ी गलती, बट ये आरोप बीजेपी लगाती है राहुल गांधी आज पर। हमारी सेना को महान क्यों कहा जाता है, दुनिया में हमारी सेना को क्यों मॉडल माना जाता है? क्योंकि सेना अपॉलिटिकल, मतलब गैर राजनीतिक चीज हो गई है। भाजपा उनको राजनीति में लेकर के आई, राजनीति में उनका उपयोग कर रही है और अब सेना को अपनी ढाल बना रही, अपनी विफलता को छिपाने के लिए आप सेना को क्यों आगे कर रहे हो? यदि गलवान में तुम्हारी गलतियों के कारण हमारे सैनिक शहीद हो गए, तो तुम्हारी गलतियों को उजागर करने में कहते हैं नहीं तो सेना का अपमान है। ये कैसे सेना का अपमान है भाई? ये सैनिकों की सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्राभिमान की सुरक्षा का सवाल है, तो क्यों नहीं उठेंगे? मैं 1962 वॉर में यदि हम हारे थे चीन से तो क्या देश की संसद में उस पर विचार नहीं हुआ था? और युद्ध के दौरान विचार हुआ था, युद्ध के दौरान भाषण हुए थे और क्रिटिकल भाषण हुए थे। नेहरू जी पर हमारी पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा था कि आपने कभी बंजर जमीन समझा उसको? ऐसा लगता है कि आपको अपने गंजे सर पर भी जो है पेड़ उगा लेने चाहिए। इतने डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों ने अपनी बात रखी थी, क्योंकि नेहरू बड़े व्यक्तित्व थे। लोगों को लगा नहीं, इतना बड़े व्यक्तित्व होने के बावजूद जो है हम कैसे हार गए। आहत देश था। और आज यदि हमारे सैनिक विस्फोट में मारे जा रहे हैं और उस मामले को उठा दो तो कहा जा रहा है नहीं तो आप देशद्रोही हैं, आप मनोबल तोड़ रहे हैं सेना का। तोड़े। एक लड़की जिसका ऑपरेशन सिंधु, जिससे पहलगाम में जिसने अपने पति को खोया, जब उस लड़की ने ये कहा कि भाई इस मामले को हिंदू मुसलमान न करिए, हाँ, मुसलमानों ने भी वहाँ हमारे प्रति काफी वो दिखाया। तो टॉलर्स की सारी ब्रिगेड भाजपा ने उस लड़की के ऊपर छोड़ दी जिसने अपने पति को खोया, जिसकी सिंदूर की रक्षा के लिए तुमने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, और भाजपा के ट्रॉलर्स ने उनके उस लड़की के ऊपर कितना उसको क्रिटिसाइज करने का काम नहीं किया भाजपा के लोगों ने। तो ये है भाजपा का चेहरा। ये इनको कर्नल सोफिया की दिलेरी समझ में नहीं आती है, इनकी समझ में केवल हिंदू मुसलमान का विद्वेष आता है। ये देश में हर युद्ध के अंदर मुसलमानों ने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया है। सर, उत्तराखंड में तकरीबन 8 से 9% मुस्लिम हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में इस बार बीजेपी का चुनावी मुद्दा हिंदू मुस्लिम होगा या इसके अलावा भी कोई मुद्दे वो लेकर आएगी? वो अब तो किसी मुद्दे पे भी आ जाए वो हारेंगे। अब तो हिंदू मुसलमान में भी हारेंगे, क्योंकि लोग समझ गए कि यार ये तो हमको बेवकूफ बना करके सरकार, ये तो झूठ बोल गए। क्योंकि
मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सत्य लोग के सामने आ गया। अब वही झूठ इनको सत्ता से बाहर करने जा रहा है। सर, एक बार बार ये भी कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में या देहरादून में मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो देश भर में बढ़ रही है, आबादी जितनी बढ़ रही है उस हिसाब से बढ़ रही है। केवल दक्षिण में मुसलमान भी और हिंदू भी दोनों परिवार नियोजन अपनाते हैं तो दक्षिण की आबादी घट रही है, उत्तरी भारत में आबादी बढ़ रही है। तो ये कोई उत्तराखंड उसमें एक्सेप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है, यदि बाहर का कोई मुसलमान आया है उत्तराखंड में तो फिर ये तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी भाई? 9 साल तो तुमको हो गए, 9 साल से तुमने उनको डिडक्ट करके बाहर क्यों नहीं किया? कौन है? जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, यदि वो चेंज जो है गलत हुआ है तो आप कार्रवाई करो ना। क्या कदम उठाया तुमने? अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये हमको तो डेमोग्राफिक चेंज और ये बदलाव वो बदलाव के नाम पर बेवकूफ बनाते हैं ये भाजपा के लोग, और स्वयं जो है अपने समय में सब जमीनों को खरीदने की अनुमति, उल्टे सुल्टे जो उत्तराखंड के अंदर जमीनों की खरीद फरोख्त हुई सब भाजपा के समय में हुई। 2018 से पहले तो उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर पाबंदी थी। आप केवल 500 नहीं 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे, आप ज्यादा खरीद ही नहीं सकते थे। ये इन्होंने 2018 में कहा नहीं ये कानून नहीं, जो आए जितनी जमीन खरीदे। अब दूर दूर गांव तक में जमीनें बिक गई। अब कौन खरीद रहा है कौन नहीं खरीद रहा है, कहाँ का है, क्या क्या भाषा भाषी है, क्या जाति है, क्या धर्म है, इसको कोई थोड़ी देख रहा है। केवल रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, जमीन पर कब्जे जब उनके नाम पर चढ़ रही है, जब जो सामने आ रहा है तो तब दिखाई दे रहा है कि कौन है क्या है करके। तो ये सब जितना इस संदर्भ में पाप है उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज का, वो भाजपा का है। और इनकी हालत ये है, इनके मुख्यमंत्री की, जिस तरीके से चोर शातिर चोर जब देखता है कि जग गए हैं लोग मोहल्ले के और पीछे आ रहे हैं तो वो चोर चोर आगे की तरफ उंगली करके कहता है चोर जा रहा है चोर जा रहा है, पकड़ो 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 करके। तो हमारा मुख्यमंत्री भी जो है चोर जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज डेमोग्राफिक चेंज डेमोग्राफिक चेंज। हकीकत यह है डेमोग्राफिक चेंज करवाने वाले भाजपा के लोग हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री लोग। पिछले सर अब तो 9 साल हो गए भाजपा की सरकार के, आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत डेमोग्राफिक चेंज हुआ है? देखिए शहरी इलाकों में कुछ जगह हुआ है क्योंकि शहरी आवश्यकताएं बढ़ी, नए मकान बने हैं, मकान के कारीगर कहाँ से आए होंगे? वही लोग तो जो उस काम को कर रहे हैं। जब शहर में रहने वालों की आबादी बढ़ी तो दाढ़ी बनाने वालों की भी जरूरत पड़ गई, बार्बर्स की भी जरूरत पड़ी, प्लम्बर्स की भी जरूरत पड़ी। जो उन कामों को कर रहा है, कारें ज्यादा बढ़ी तो टायर पंक्चर ठीक करने वालों को भी जरूरत पड़ी, और चीजों की भी जरूरत पड़ी। मटन गोश्त खाने वालों को मटन शॉप की भी जरूरत पड़ी। तो ये तो जरूरत बढ़ी, शहरीकरण जब बढ़ा तो उसके साथ उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए लोग आए। हिंदू भी आए, मुसलमान भी आए, हिंदू भी आए मुसलमान भी आए। लेकिन मैं फख्र के साथ कह रहा हूं, मैंने 2014 में स्टैंडिंग ऑर्डर दिए कि कोई भी व्यक्ति यदि मलिन बस्तियों में दूसरी जगह नया आ रहा है तो उसका रजिस्टर में नाम चढ़ना चाहिए और उसकी सूचना शासन को दी जानी चाहिए। और इसके लिए हमने थानेदार को, एसएसपी को और डीएम को, 3 लोगों को जिम्मेदार माना। ये 3 जिम्मेदार हो गए। तो सबसे कम डेमोग्राफिक चेंज मेरे कार्यकाल में हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और मेरे साथ शर्त लगा लें भाजपा के लोग, लाए फैक्ट्स एंड फिगर। मैं तो कह चुका हूँ ना, मैंने कहा एक आयोग बना लो, न्यायिक आयोग बना लो, एक सीनियर सिटीजन्स का आयोग बना लो, वो जांच कर लेगा। तो ये डेमोग्राफिक चेंज का जो भाजपा ने गुब्बारा फुला रखा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी, अब तो मोदी जी भी उसको फुलाने की बात कर रहे हैं, तो वो फट जाएगा क्योंकि हकीकत सामने आ जाएगी। बीजेपी के राज में 2 बड़ी चीजें हुई हैं, मदरसा बोर्ड बंद हुआ है और यूसीसी लागू हुआ है, क्या कहेंगे? यूसीसी अब तो भाजपा
उत्तराखंड में नहीं कह रही यूसीसी, उत्तराखंड से बाहर कह रही यूसीसी, क्योंकि उत्तराखंड संस्कार वाला राज्य है और सनातन धर्म संस्कार पर आधारित धर्म है और विवाह इसमें सबसे बड़ा संस्कार है। कर्मकांड, विवाह, ये संस्कार है। सनातन के अविभाज्य अंग है। बिना पंडित जी के इवन दलित हो या सवर्ण हो, जो भी हिंदू है, वो एक संस्कार विवाह की प्रक्रिया से होता है। अब धामी जी ने कह दिया नहीं, क्या करने की जरूरत है, आप घर से अपना नाम पता डालिए, रजिस्टर्ड कर लीजिए और आप शादी की क्या जरूरत है, धूली अर्घी की क्या जरूरत है, श्राद्ध फेरों की क्या जरूरत है, अग्नि प्रदक्षिणा की क्या जरूरत है, आप तो लिव इन में रहिए। कानूनी दायरा दे दिया, कानूनी वो दे दिया। तो सनातन पर जो चोट हुई है, इससे ब्राह्मण में बड़ी जो सनातन का रक्षक है ब्राह्मण, जो इन परंपराओं का ध्वजवाहक है ब्राह्मण, उसमें बड़ी बेचैनी है आज, उनमें बड़ी नाराजगी है। बल्कि वो नाराजगी जब जगत गुरु शंकराचार्य पर आक्रमण हुआ, उसके बाद और बौखलाहट में लोग आगे आए हैं। तो इसलिए यूसीसी अब ये कुछ दिनों बाद खुद ही नहीं कहेंगे। अब रहा सवाल मदरसा बोर्ड का। हमने मदरसा बोर्ड बना करके जो मदरसा एजुकेशन है, जो धार्मिक एजुकेशन है, उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन को जोड़ा। मदरसा बोर्ड के जरिए हम उनकी मदद करते थे, उनसे कहते थे जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको अपनाइए आप। अब धार्मिक एजुकेशन तो चलेगी है? आपने केवल बोर्ड ही तो भंग किया। वो मौलवी साहब घर में पढ़ाएंगे, दूसरे लोग घर में पढ़ाएंगे। पहले जो है उनको मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती थी, गणित, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, दूसरे साथ परिवार का कैसे संबंध और दूसरे दुनिया, देश और दुनिया की। अब केवल उनको दीनी तालीम ही दी जाएगी, अब दुनियावी तालीम नहीं दी जाएगी। तो ये जो मदरसा बोर्ड भंग करना है, ये इस समय चुनाव प्रचार में तो काम आएगा इनके, इसका दुरुपयोग करेंगे ये। मगर ये कोई सूझबूझ भरा न राज्य के हित में है, न हिंदू के हित में है, न मुसलमान के हित में है। आपने मुसलमान भाइयों की एक बड़ी संख्या को, जिनको हम देश की शिक्षा की मुख्य धारा में ला रहे थे, आपने उनको मुख्य धारा में आने का रास्ता रोक दिया। सर, आपने कहा कि ब्राह्मणों में बहुत रोष है। रोष तो युवाओं में भी है। अब एक मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, कहते हैं कि अब उत्तराखंड राज्य बना, उस वक्त एक मूवमेंट हुआ, और अब ये जो मूवमेंट हुआ युवाओं का, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। क्या कहेगी कांग्रेस इस मूवमेंट के बारे में? देखिए, उसमें इन्होंने युवा को छल दिया, झूठ बोल दिया। वो बेचारे सीबीआई की जांच की मांग कर बैठे, उन्होंने कहा आ जाओ कर देते हैं। और उसमें पता नहीं क्या बनाया है आधार, उनकी अंकिता भंडारी वाले में भी सीबीआई की जांच के कह रहे हैं। अभी तक कुछ आदेश नहीं आए। कंप्लेंट उसके माँ बाप से नहीं ले रहे हैं, किसी और से कंप्लेंट लिखवा रहे हैं। अच्छा। पता नहीं ये सीबीआई वाला भी जो नौजवानों वाला है, इसमें भी कुछ ऐसे ही ना हो रहा हो, क्योंकि कुछ नहीं, ये सत्ता का प्रपंच है। इन्होंने नौजवानों के आंदोलन को भटकाने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सब प्रपंच किया था। लेकिन अब आ रहे हैं, उनमें गुस्सा समझ में आ रहा है कि हमको ठगा गया है, भाजपा ने ठगा। सर, अंकिता भंडारी को क्या न्याय मिल पाएगा? क्योंकि सीबीआई जांच तो हो नहीं रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, काफी टाइम हो चुका है इस कांड के भी। जानता हूँ, ये उत्तराखंड है, यहाँ के लोग ने देश की आज़ादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों से ऐसे भिड़े, ऐसे लड़े कि अंग्रेज तौबा करके, मतलब 1942 में अकेले अल्मोड़ा जिले के अंदर 5 या 6 जगहों पर गोलियां चली, अंग्रेजों को खदेड़ा गया। उसके बाद राज्य आंदोलन के अंदर आपने देखा किस तरीके से मुलायम सिंह जी की सरकार से उनसे भिड़े उत्तराखंड के लोग जो है। अब अंकिता भंडारी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है। एक गरीब घर की लड़की इस सपने को लेकर के कि मेरी माँ ने कैसे कैसे आंगनबाड़ी सहायिका थी,
एक टूटी छत के नीचे खुद जो है पानी से भीगते टपकते छत के नीचे सोती थी, बच्चों को जो है जिधर सूखा था उधर सुलाने का काम करती थी। तो वो इस सपने के साथ कि मुझे पहली तनख्वाह मिलेगी तो मैं अपनी माँ के लिए मकान की छत को ठीक करवाऊंगा। तो एक आम उत्तराखंडी बेटी का, एक भारत की एक आम बेटी का जो सपना था, उस सपने को लेकर के एक ऐसे पशु के वहाँ नौकरी करने लगी और उसने उसको परोसना चाहा। उसने अपने बयान में कहा अपने दोस्त को कि सब कुछ ठीक नहीं है, मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ कुछ वीआईपी आएंगे तो एक से ज्यादा, और यहाँ के हाल मैं ठीक नहीं देख रही हूँ, जो मैंने सुना वो चिंता का कारण है, और वो मार दी जाती है। यदि आज हम उस वीआईपी को खोज निकालने में असफल हो जाते हैं तो फिर उत्तराखंड के स्वाभिमान पर जबरदस्त चोट लगेगी। और मैं समझता हूँ कोई भी उत्तराखंडी अपने स्वाभिमान की इस चोट को बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये स्वाभिमान की चोट भाजपा के खात्मे का कारण बनेगी। सर, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? हम तो निरंतर संघर्षशील है, उठा रहे हैं आवाज। इंडिया गठबंधन आवाज उठा रहा है, हम आवाज उठा रहे हैं, दूसरे सामाजिक संगठन आवाज उठा रहे हैं। ये अभी उसको ढकने का काम कर रहे हैं, जो है ऐसे झूठ फरेब के जरिए साइड मतलब चीजों को भड़का रहे हैं, जैसे सीबीआई की जांच और एफआईआर एक किसी सरकार द्वारा प्रायोजित व्यक्ति से जो है कंप्लेंट करवाई गई, उसी को एफआईआर में बदल दिया गया, जबकि उसके माँ बाप जिंदा है, उसका भाई जिंदा है, उसके रिश्तेदार जिंदा है, उनसे एफआईआर नहीं करवाई जा रही है। तो इस तरीके की जो कोशिशें हो रही है ये निरंतर इस सरकार को एक्सपोज कर रही है। लेकिन मैंने कहा कि आम उत्तराखंडी अंकिता और वीआईपी जेल की शिक्षों के पीछे ये दो सोच है उसकी। इस पर चोट लगेगी तो भाजपा पर चोट लगेगी। जो 3 आरोपी सर जिन्हें उम्र कैद की सजा हुई है, आपको क्या लगता है वो बलि के बकरे हैं? वो पार्ट है ना, वो बड़े खिलाड़ियों के लिए जो इंतजाम करता थे, वीआईपी साहब के लिए जो इंतजाम करता थे, वो लोग थे। और कौन है ये वीआईपी साहब सर? सबको मालूम है। मैं काहे के लिए अपने मुंह ऐसे कीचड़ों का नाम अपने मुंह से लेकर के मैं अपने को क्यों करूं? अब तो सारा उत्तराखंड जानता है, पूरी भाजपा जानती है। अब तो भाजपा ने खुद ही अपने बोर्डों से उनसे नाम हटाना शुरू कर दिया है उनका, जो है। सर, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, दूसरी तरफ ऐसा अंकिता भंडारी का कांड होता है। एक अंकिता नहीं, कई अंकिता, 3-4 तो हमारी जो है कामकाजी जो बेटियां हैं अंकिता के बाद, जिनकी दिन दहाड़े हत्या हुई है। 2 बेटियां हमारी सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई और मार दी गई। तो क्या हो रहा है ये हमारी देवभूमि कहलाती है। देवी से देवभूमि होती है। हमारे हर धार में आप जाइए गांव के तो देवी का एक मंदिर है, पूजा होती है। पार्वती नंदा के रूप में, यही उत्तराखंड की बेटी थी सर। वो तो जब शिव जी से ब्याही तब पार्वती हुई, हम नंदा के रूप में वो इसी पहाड़ की बेटी थी। तो वहाँ यदि ऐसा होगा कैसे बर्दाश्त किया जा सकता? सर, उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, लेकिन जिस तरह लव जिहाद की बात करें, थुक जिहाद की बात करें, नकल जिहाद जैसे शब्द आए, मदरसे, बुलडोजर, अंकिता भंडारी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो उत्तराखंड है, जो देवभूमि थी, ये हेट भूमि बनती जा रहा है? लोग अब हेट की राजनीति कर रहे हैं। यदि इसमें अंशमात्र भी सही है, 25% भी सही है, तो भाजपा को दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि 9 साल से वो सत्ता में है। 11वें साल जब वो सत्ता मांगने के लिए आएंगे तो लोगों को उनको ठुकरा देना चाहिए, कहना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कल कांग्रेस की सरकार हुई, यदि ये हालत जो आज पैदा हुई है इनके समय में, यदि यही हालत हम रखते हैं और इनमें बदलाव नहीं लाते हैं, तो मैं कहूँगा कि ऐसी कांग्रेस की सरकार को भी ठुकराया जाना चाहिए। लेकिन इस समय भाजपा को सत्ता सौंपने का कोई आधार नहीं बनता है। यदि उत्तराखंड में उत्तराखंडियत जिंदा है तो फिर भाजपा की पराजय निश्चित होनी चाहिए।
उत्तराखंडियत की परिभाषा क्या है सर? वही जो दिखाई देता है, जो प्रकृति ने हमको स्वरूप दिया है, जो हमारे हमारे सनातन ने हमको जो संस्कार दिए हैं, जो हमारी हमारे जंगल जल जमीन ये सब है, हमारी हमारी विरासतें हैं, हमारे खान पान रहन सहन भाषा बोली सब जितना जो कुछ है समग्र रूप से जो सा दिखाई देता है वही उत्तराखंडियत है। उत्तराखंड उसकी एक भौगोलिक आकृति है, स्वरूप है। और सर ये स्वरूप कहीं ना कहीं खतरे में है, जैसे जोशीमठ की घटना हुई और अब लोग लगातार पहाड़ बचाने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार पहाड़ों की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? इसलिए हुई क्योंकि हमने समस्या हमने मेरी गवर्नमेंट के समय में हमने 2014 में पानी निकासी का वहाँ बंदोबस्त कराया। हमने कहा भाई पानी रुकना नहीं चाहिए जोशीमठ के अंदर, पानी निकासी के काम शुरू करवाए। इन्होंने जो है हमारे जाने के बाद वो जल निकासी के काम बंद करवा दिए, सब ड्रेनेज सिस्टम चोक कर दिया, पानी वहीं जमा होने लग गया और नीचे जो है जो टनल थी उसकी ड्रिलिंग जारी रखी और उस दोनों का क्यूमुलेटिव असर ये रहा कि जोशीमठ सिंक करने लग गया। और ये स्थिति अकेले जोशीमठ की नहीं है, कई जिले हैं, न कई शहर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है, टिहरी है, बहुत सारे शहर हैं जिनमें इस तरीके की सिंकिंग प्रोसेस हो रही है। खतरनाक है, वर्णावत हमने उत्तरकाशी में देखा है। लोग तो ये भी कहते हैं कि पहाड़ का विकास ही विनाश की जड़ है, क्या आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल, हमको प्रकृति को बचाना है। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसका सम्मान करना है, उस परिवेश का सम्मान करना है। यदि हम परिवेश का सम्मान नहीं करेंगे तो संस्कृति समाप्त हो जाएगी। संस्कृति समाप्त हो जाएगी तो हमारी पहचान ग्रेट गढ़वाली कुमाऊनी के रूप में, गोरखाद के रूप में जो हमारी पहचान है वो पहचान समाप्त हो जाएगी। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो सब पॉडकास्ट के शुरुआत में आपने कहा था कि 10 साल कांग्रेस रही और 15 साल तकरीबन बीजेपी हो गई, लेकिन एक मुद्दा है गैरसैंण को आपका राजधानी बनाने का। कहते हैं 25 सालों में कोई स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। देखिए, मुझको 3 साल का मौका मिला, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। आज विधानसभा भवन जहाँ सब हो रहा है, जितने आवासीय भवन बनाए, सड़कें वहाँ के लिए बनाई, हेलीपैड बनाया, पानी की योजनाएं बनाई, नए नए डिवीजन खड़े किए, वो सब मैं करके आया। सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया पीएलए में डाला था और उसमें वर्क एजेंसी के तौर पर वेबकॉस को मैंने तय काम दे दिया था, उनको एडवांस भी दे दिया था जो है। लेकिन हमारे आने के बाद कुछ भी लगा ही नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं हुआ। हम लोग उत्तराखंड वालों से सीधे कह रहे हैं यदि भाई गैरसैंण को बनाना है तो फिर मेरी तरफ देखो ना, मेरी बात मानो, एक बार कांग्रेस को लाओ सत्ता में और हमको 3 साल का वक्त दो। हम 3 साल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे और चौथे साल से हम राजधानी को वहाँ शिफ्ट करना प्रारंभ करेंगे। सर, क्या 2027 के चुनाव में क्या आप सीएम चेहरा हैं? मैं उत्तराखंडी हूँ। मैं उत्तराखंड क्या है, मैं वो चाहता हूँ उस रूप में मेरे चेहरे को। अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे? मेरे चेहरे से उत्तराखंड झलकना चाहिए और वो झलक से कांग्रेस का फायदा होना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कि आप उससे फायदा होना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री का फेस इत्यादि ये तो सब चीजें चलती रहती हैं और ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो काम पार्टी लीडरशिप का है। लीडरशिप जिसको कहेगी उसके पीछे हम खड़े हो जाएंगे। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी में ऐसा कौन सा लीडर है जो आपको पसंद है, आपको लगता है कि इसकी विचारधारा ठीक है? मतलब अपोजिशन में ऐसा कौन सा लीडर है जो जिसको आप पसंद करते हो निजी तौर पर? वैचारिक मतभेद हो सकते हैं बट मतभेद किसके साथ नहीं है? मैं समझता हूँ यदि मैं सही कह दूंगा तो उन लोगों की सहमत आ जाएगी। आप सही बोलिए। तो और इसलिए कभी कभी मौन ज्यादा जो है ज्यादा प्रभावी होता है, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर में मौन रहना पसंद करूंगा। सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनावी साल में आपके और भी पॉडकास्ट हम जल्दी करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। आपका जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसने मुझे बहुत इनकरेज किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।